हेलो एवरीवन, साइंस के टेस्ट नंबर 2 में आप सबका स्वागत है। ये टेस्ट 71st बीपीएससी पीटी क्वेश्चन पर आधारित बनाया गया है और ये आपके आगामी आने वाले एग्जाम 72 बीपीएससी पीटी और बीपीएससी एईडीओ में काफ़ी हेल्प करेगा। आज का जो टेस्ट सीरीज बनाया गया है उसमें मुख्य रूप से क्लास 7 और क्लास 9 के एनसीईआरटी के बुक से सारे प्रश्न तैयार किए गए हैं और 71st बीपीएससी में आपने देखा कि एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे, तो इस वजह से एनसीईआरटी बहुत ही एक आधार रहेगा, बेस रहेगा हमारे सारे टेस्ट सीरीज का। और एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू और हमारा जो अनुभव है उसके तहत ये प्रश्न सारे बनाए जाते हैं और ये बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं आपके आगामी आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, दिसंबर से लेकर के अगस्त 2026 तक आपको 72 बीपीएससी पीटी के लिए पीटी के सारे सब्जेक्ट के क्लास प्लस मेंस के क्लास आपको अपलोड कर दिए जाएंगे और प्लस प्रैक्टिस सेट। और ये प्रैक्टिस सेट में वैसे ही प्रश्न डाले जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, आसान प्रश्न इसमें सॉल्व नहीं करवाए जाएंगे, आसान प्रश्न वो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रिकी प्रश्न है, जहां से कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न है, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करवाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं टेस्ट नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 21, जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो एक ATM यानी 1 एटमॉस्फेरिक जो वायुमंडलीय दाब होता है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना मतलब सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं। तो 21 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इसी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी बोला जाता है, ड्राई आइस भी बोला जाता है। ठीक है, तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। बढ़ते हैं हम सब अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में सही चुने। पहला, ठोस से द्रव में बदलना संगलन कहलाता है। आपसे पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि कोई भी वस्तु ठोस अवस्था में और वो द्रव में बदल रहा है तो क्या वो संगलन कहलाता है। दूसरा है, द्रव का गैस में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। आपको इनमें से सही कथन चूज करना है और ये भी प्रश्न बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि आपका 20 में से कितना सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से सही चुने। पहला, ठोस से गैस में सीधे परिवर्तन ऊर्ध्वाधर यानी सब्लिमेशन कहलाता है। यानी कोई वस्तु ठोस में है, जब उसमें आप उसको जलाएंगे तो वो द्रव में ना परिवर्तित होकर डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या सब्लिमेशन बोलते हैं। दूसरा, गैस से सीधे ठोस में परिवर्तन, यानी कोई वस्तु गैस में है, ठीक है, और वो डायरेक्ट द्रव में ना परिवर्तित होकर लिक्विड में ना बनकर वो डायरेक्ट सॉलिड में बन जाता है, तो क्या उसको निक्षेपण कहते हैं। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपको बताने हैं क्या सही है। तो 23 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1 और 2 दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 24, यौगिक जल में यानी H2O में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव क्या अनुपात में रहता है। आपके सामने ऑप्शन है, ये क्लास 9 के एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 2 या 3 से लिया गया है। तो यौगिक जल में यानी कोई भी चीज जो यौगिक है, ठीक है, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव हमेशा ऑलवेज किस रेशियो में रहता है, ये आपको बताना है। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, 1:8 में रहता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान मतलब मास होता है, तो मास का अनुपात सदैव 1:8 में होता है। और ये किस नियम से होता है, ये अगले वाले प्रश्न में हम सब देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किस नियम से व्यक्त किया कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होता है। जैसा कि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात में देखें कि 1:8 होता है, तो ये फिक्स्ड जो है ये किस नियम के अंतर्गत किया गया। तो आपके सामने ऑप्शन है किरचॉफ का नियम, बी है पास्कल का नियम, सी है प्राउट्स का नियम और डी है उपयुक्त में से एक अधिक। एक उदाहरण के तौर पे भी आपको बताया गया है कि अमोनिया में, ठीक है, अमोनिया में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान का अनुपात होता है वो सदैव 14:3 में रहता है। तो ये जो फिक्स्ड किया कि किस रेशियो में जो है किसी भी यौगिक के द्रव्यमान का अनुपात होगा, ये किस नियम पर आधारित है, ये किस नियम के तहत विद्यमान होता है, ये आपको बताना है। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्राउट्स का नियम। तो प्राउट्स के नियम के अंतर्गत किसी भी यौगिक में सदैव एक निश्चित द्रव्यमान का अनुपात विद्यमान होता है। सी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 26, सबसे पहले परमाणु सिद्धांत किसने दिया? इनके अनुसार परमाणु अविभाज्य और अविनाशी है। तो साइंस में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थोड़े कम बनते हैं, ठीक है, लेकिन जो फैक्चुअल क्वेश्चन है और बार बार जहां पे कंफ्यूजन आपको लगेगा और जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाते चले जा रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले परमाणु सिद्धांत किसने दिया ये आपको बताना है इस वाले प्रश्न में। तो 26 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 27, किसने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है? यानी इस वैज्ञानिक का कहना था कि कोई भी नया कोशिका का जो निर्माण होता है वो पुराने कोशिका के कारण बनता है। तो ये आपको बताना है कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है, ये किसके द्वारा कहा गया? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, विर्चो। रॉबर्ट विर्चो द्वारा इस वाले स्टेटमेंट को कहा गया, सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है। आइए जानते। तो ये कुछ सेल के टाइमलाइन है, इसको थोड़ा सा आप सब याद रखेंगे। कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, ठीक है, डेड सेल का खोज इन्होंने किया था। 1674 ईस्वी में ल्यूवेन हॉक ने पहली बार जीवित कोशिका का पता लगाया और इन्होंने पाउंड में, वो जो पानी होता है तो उसमें जो है जीवित कोशिका का पता लगाया था। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया, ठीक है। तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की। जे.ई. पुरकेंजे ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव नाम दिया, यानी जीव द्रव नाम देने का श्रेय 1839 में जे.ई. पुरकेंजे को जाता है। 1839 में कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान, दो वैज्ञानिक ने दिया। और 1940 में एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र का खोज किया गया जिसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं, जिससे कि कोशिका की जटिल संरचना और बहुत से अंगों को समझने में संभव हो पाया। यानी 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो खोजा गया था वो कोशिका के विभिन्न संरचनाओं को देखने के लिए खोजा गया था। तो ये कोशिका के कुछ टाइमलाइन थे, ये आपको याद रखना है। इनमें से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और कोशिका सिद्धांत वाला आपके 69 बीपीएससी में आया भी था। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यदि एक वस्तु का वेग प्रारंभिक वेग u है, t समय को रिप्रेजेंट कर रहा है और में बदलकर v जो है ये वेलोसिटी वेग को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो त्वरण क्या होगा? एक्सेलरेशन आपसे पूछा जा रहा है। तो एक्सेलरेशन का सूत्र क्या होगा? एक्सेलरेशन को a से जो है डिनोट करते हैं। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा त्वरण के संबंध में? यदि प्रारंभिक वेग u है और t समय है और v जो है ये आपका वेलोसिटी है, वेग है, तो आपको बताना है कि त्वरण का फॉर्मूला क्या होगा। तो 28 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी त्वरण बराबर होगा v माइनस यू, यानी वेग जो है वेग माइनस प्रारंभिक वेग और बटे टाइम, ठीक है। इसको एकदम याद रखेंगे, ए इज द राइट आंसर। तो ए बराबर होगा v माइनस यू और बटे टी। इस प्रकार के भी न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन अब जो है बीपीएससी पूछने लगी है। इस बार आप 71st बीपीएससी में उसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, 3-4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल था। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं हम सब। तो पहला सबसे क्यूरियस वाला सवाल होगा कि त्वरण क्या होता है। तो एक्सेलरेटर क्या होता है? गाड़ी में आप एक्सेलरेट करते हैं या कम करते हैं, गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, कम करते हैं, यही त्वरण कहलाता है, ठीक है। तो एक इकाई समय में एक जगह से दूसरे जगह आप चले जाते हैं तो वही एक्सेलरेशन की वजह से जाते हैं, गति की वजह से जाते हैं, उसी को हम सब त्वरण बोलते हैं। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और त्वरण का जो ऋणात्मक दर है, यानी जब आप एक्सेलरेटर को कम करते हैं तो वो ऋणात्मक होता है, ठीक है, माइनस में चले जाता है स्पीड, उसको मंदन बोला जाता है। एकदम इसको याद रखेंगे। और त्वरण का फॉर्मूला याद रखेंगे, वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय, यानी वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। ये तीनों शब्द आपको याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 29, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि आत्महत्या की थैली किसको बोला जाता है? लाइसोसोम को। आपके सामने ऑप्शन है, इनमें शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होता है जो क्षतिग्रस्त कोशिका या मृत कोशिका को पाचित कर लेता है। इसका आकार थैलीनुमा होता है। सी है, लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ता है। यहाँ पद्धति नहीं होगा, पदार्थ में तोड़ता है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। आपको बताना है कि कौन सा कारण है जिसमें लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा गया है। तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक अधिक, और ए और सी इसका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसमें शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होता है जो क्षतिग्रस्त कोशिका या मृत कोशिका को पाचित कर लेता है, और सी नंबर स्टेटमेंट में बिल्कुल सही है। और हम सब जो अब बायोलॉजी का क्लास नंबर 3 करेंगे जिसमें कोशिका पढ़ेंगे तो उसमें लाइसोसोम को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो आप सब उस क्लास में देख लीजिएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में यह कथन किसके बारे में कहा जा रहा है? पहला, घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। दूसरा, वीनस फ्लाई ट्रैप, सैंड्रयू और घटपर्णी इसके उदाहरण है। ये दोनों स्टेटमेंट किसी एक पौधे के बारे में ही कहा जा रहा है, तो आपको बताना है किसके बारे में कहा जा रहा है। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, कीट भक्षी पौधा। कीट भक्षी पौधा इज अ राइट आंसर। ठीक है, 30 का आंसर हो जाएगा ए नंबर इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कौन इनमें से दो के बीच कड़ी का काम करता है, जोड़ने का काम करता है? ठीक है, तो इनमें एक शैवाल है, दूसरा कवक है। दोनों के बारे में थोड़ा बहुत समझे। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल एवं पोषण तत्व उपलब्ध कराता है। बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए, कवक में क्लोरोफिल नहीं है तो वो भोजन कहाँ से लेगा? तो उसको भोजन उपलब्ध कराने का काम शैवाल करता है। और कवक क्या काम करता है शैवाल के लिए? कवक जो है शैवाल को अपने पास रहने का स्थान देता है। ठीक है, तो दोनों के बीच में जो एक कड़ी जुड़ा हुआ है, वो कड़ी किसकी वजह से जुड़ा हुआ है? मतलब दोनों को एक दूसरे के हेल्प करने में कौन भाई मदद करता है? और ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनमें से दो के बीच कड़ी का काम कौन करता है, ये आपको बताना है। तो 31 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, लाइकेन। लाइकेन इन दोनों के बीच कड़ी का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में कौन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व है? पहला है क्लोरोफिल, दूसरा है सूर्य का प्रकाश, तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा है जल और पांचवा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? ये चीज प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए ही चाहिए। तो 32 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर, 1, 2, 4, 5। यानी प्रकाश संश्लेषण जिस क्रिया से पौधे अपने भोजन का निर्माण करती है उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, लेकिन उनमें से 4 प्रमुख तत्व, एनसीईआरटी बोलता है कि 4 प्रमुख तत्व की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें क्लोरोफिल जो कि पत्ती में पाया जाता है, सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन का कोई आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित में ये सभी कथन किसके बारे में है? पहला, गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है। दूसरा, यह पित्त रस स्रावित करता है। तीसरा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आपके सामने ऑप्शन है अग्न्याशय, बी है अमाशय, सी है यकृत और डी है उपयुक्त में से एक अधिक। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट एक के बारे में कहा जा रहा है, तो आपको बताना है। तो 33 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, यकृत। यकृत जो है ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लाल भूरे रंग की होती है और पित्त स्राव करती है। तो ये तीनों का तीनों काम हमारे लीवर के द्वारा किया जाता है, यकृत के द्वारा किया जाता है। और यकृत से काफी ज्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में। तो ये हो जाएगा आपका 33 का सी नंबर, यकृत। लीवर इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, किस महादेश में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त किया जाता है? तो ये क्लास 7 के एनसीईआरटी में ये स्पेशल 2 जंतु के बारे में बताया गया है जिसमें से ऊन प्राप्त किया जा सकता है। तो कभी भी ये प्रश्न आ सकता है, तो आपको बताना है ये किस महादेश में पाया जाता है? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका इज द राइट आंसर, यानी साउथ अमेरिका इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, प्रयोगशाला तापमापी यानी थर्मामीटर का रेंज क्या होता है? तो प्रयोगशाला में जो थर्मामीटर का यूज करते हैं वो कितने डिग्री से कितने डिग्री सेल्सियस के बीच में उसका रेंज होता है, मापा जा सकता है। आपके सामने कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, 10 डिग्री से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक मापा जा सकता है। जबकि जो हम सब सामान्य बुखार में थर्मामीटर यूज करते हैं उसमें 35 से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक मापा जा सकता है। ठीक है, इतना ही मापा जा सकता है। तो ये हो गया आपका 35 का सी नंबर इज अ राइट आंसर, सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एकदम ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन, कुछ कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन, कुछ भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, पहला स्टेटमेंट, पाचन क्रिया के दौरान कार्बोहाइड्रेट शकरा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर ग्लूकोज में बदलता है। ठीक है, दूसरा, वसा जो है ये वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल जाता है। वही प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ये तीनों के तीनों जो क्रिया हो रहे हैं ये किसकी वजह से होता है? यानी ये रस जो है ये पेट में पाया जाता है, ये किसकी वजह से होता है, ये आपको बताना है नीचे दिए गए ऑप्शन के अनुसार। तो इसमें मेनली आपको साइंस में इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा हार्ड लेवल का मैं इसलिए बनाता हूं ताकि आप सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो 36 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, अग्न्याशय रस, जो कि अग्न्याशय ही प्रोड्यूस करता है। अग्न्याशय रस इज द राइट आंसर।
तो ये तीनों के तीनों जो टूटते हैं ये भी आपको याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है, वसा जो है ग्लिसरॉल में परिवर्तित होता है और अम्ल में, वही प्रोटीन जो है ये अमीनो अम्ल में परिवर्तित होता है और टोटल अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है, ये भी आपको याद रखना है। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में तीनों कथन किसके बारे में कहे जा रहे हैं? पहला, यह चपटा एवं जे की आकृति का होता है। दूसरा, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। तीसरा, इसके आंतरिक सतह से श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस स्रावित होता है। श्लेष्मल होता है म्यूकस, यानी नाक सर्दी जो हो जाता है, पानी जो आपका निकलता है उसी को म्यूकस बोलते हैं। तो ये हम सबके पेटों में भी पाया जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है ये किसके बारे में कहा जा रहा है। तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, अमाशय। अमाशय इज द राइट आंसर। अमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है और वहीं पे आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस मिलेंगे और जे की आकृति का होता है। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, बेहद ही आसान प्रश्न। मानव शरीर के पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? और ये प्रश्न आया हुआ है इसलिए मुझे इसमें टेस्ट में रखना पड़ा। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl इसका फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 39, अमीबा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही चुनें। ए है, यह एक कोशिकीय जीव निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलती है। बी, यह भोजन पकड़ने के लिए कृत्रिम पाँव का उपयोग करता है। सी है, इसके भोजन का पाचन जो होता है वो खाद्य दानी में होता है। आपको बताना है इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा कथन अमीबा के संबंध में सही है। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से एक अधिक, क्योंकि तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अमीबा अपनी आकृति और स्थिति बदलता है और यह भोजन पकड़ने के लिए कृत्रिम पाँव का उपयोग करता है और यह भोजन का पाचन जो है खाद्यदानी में करता है। और ये सब मैं आपको अच्छे ढंग से समझाऊंगा अपने बायोलॉजी के क्लास में जो कि चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में ऊष्मा के स्थानांतरण की कौन सी विधि है जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है? आपके सामने ए है संवहन, बी है अपवर्तन, सी है विकिरण और डी है उपयुक्त में से एक अधिक। यानी ऐसा ऊष्मा का हस्तांतरण, यानी आपको ऊष्मा भी प्राप्त हो जाए लेकिन किसी के माध्यम का आवश्यकता नहीं पड़ रहा है, ठीक है। जैसे आप गैस जलाएंगे तो उससे जो अग्नि निकलेगा और फिर वो आप उस पर कुछ भी चलाते हैं तो आपको ऊष्मा प्राप्त होता है, तो वहाँ पे गैस उसका माध्यम हो गया, ठीक है। सिलेंडर, LPG उसका माध्यम हो गया। लेकिन ये ऐसा विधि है जिसमें आपको ऊष्मा भी प्राप्त हो जाता है लेकिन किसी के माध्यम के बिना, यानी इसमें ना तो जल की आवश्यकता है, ना वायु की आवश्यकता है, ना किसी चीज़ की आवश्यकता है, ठीक है। और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, विकिरण। यानी आप सूर्य से जो रोशनी प्राप्त करते हैं वो किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है और सूर्य से जो रोशनी प्राप्त की जाती है, जो हमको ऊष्मा मिलता है धूप की वजह से, वो जो है वो विकिरण की वजह से मिलता है और उसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और ये आपके जो है 70वीं BPSC एग्जाम में प्रश्न आया हुआ था इसी प्रकार से। तो ये था आपका साइंस का टेस्ट नंबर 2। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि आपको मैं बायोलॉजी का भी क्लास करवा रहा हूँ और दिसंबर से अगस्त 2026 के बीच आपको PT मेंस और प्रैक्टिस सेट प्लस मेंस के बहुत सारे क्वेश्चन बाद में जब PT हो जाएगा उसके बाद मैं आपको करवाऊंगा, कंटिन्यू रहेगा। और आपको अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं टेस्ट नंबर 3 के साथ और सेल का वीडियो जल्दी अपलोड होने वाला है। थोड़ा लंबा वीडियो होगा, लगभग 1 घंटे प्लस का, यानी जितना समय लग जाए पूरा क्लास अच्छे ढंग से कंप्लीट करवाने में, तो उसके लिए आप सब तैयार रहेंगे। थैंक यू सो मच और गॉड ब्लेस यू टू ऑल। मिलते हैं टेस्ट नंबर 3, साइंस के टेस्ट नंबर 3 के साथ। थैंक यू सो मच।